ये मेरी नंद के बेटे का हॉस्पिटल है, बेगम साहिबा ने कहा। मैंने हॉस्पिटल की पार्किंग में कार रोक दी। बेगम साहिबा उतर गईं। मैं साथ चलूं? मैंने पिछला दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो चली गईं और मैं कार के पास खड़े होकर हॉस्पिटल का जायज़ा लेने लगा। मैंने ऐसे ही अपने क्लिनिक के ख्वाब देखे थे। खुद को एक बड़े और नामवर डॉक्टर की हैसियत से सोचा था। बड़े और नामवर डॉक्टर के तौर पर तो मेरा नाम सामने आया था, लेकिन इस पर मुझे कभी खुशी नहीं हुई थी। कोई 40 मिनट के बाद मैंने दूर से बेगम साहिबा को आते हुए देखा। एक शानदार सूट में मलबूस आदमी साथ आ रहा था। मैं कार से उतर आया। मैंने अदब से दरवाज़ा खोल दिया। कुछ लम्हों के बाद बेगम साहिबा करीब आ गईं। साथ आने वाले शख्स ने कहा, ठीक है मामी साहिबा, मैं हाज़िरी दूंगा। खाला साहिबा की तरफ से आप इत्मीनान रखिए, 1 हफ्ते में वो घर चली जाएंगी। उस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी और वो बोलते बोलते रुक गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। उसकी इस कैफियत को बेगम साहिबा ने महसूस नहीं किया था। वो कार में बैठते हुए बोली, बस मुझे तुम पर भरोसा है, निज़ाम भाई बहुत परेशान हैं। जी, उस शख्स ने खोए खोए लहजे में कहा और कार का पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घूम कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बेगम साहिबा ने हाथ हिलाया और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। खुद मेरी कैफियत अजीब हो गई। वो शख्स मुझे देखकर खो क्यों गया था? क्या बात थी? कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया था? रास्ते भर उसकी आंखें मुझे चुभती रहीं। घर आकर भी परेशान रहा। रात के 10 बजे थे। अरशाद अली के घर में हस्बे मामूल रौनक थी। सब हंस बोल रहे थे। बाहर की घंटी बजी और मैं उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाहर शकूर खड़ा था। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। खैरियत तो है? कहीं जाना है? पता नहीं जी, हुक्म मिला है आपको बुला कर लाऊं, शकूर ने कहा। इतनी देर में पीछे से अरशाद अली भी आ गए। वो बोले, अरे शकूर, खैरियत? शकूर ने उन्हें बेगम साहिबा के हुक्म के बारे में बताया तो हकीम साहब बोले, कहीं इमरजेंसी जाना होगा। देख लो कामरान, मैं चलूं? अरे नहीं, आप क्यों जाएंगे, मैं देख लेता हूं। हवेली के कंपाउंड में एक अजनबी गाड़ी खड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि कोई आया है। दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कौन आया है? क्या मेरा बुलावा इसी सिलसिले में है? शकूर मुझे जनाना नशिस्तगाह ले गया। खुद दरवाजे पर रुक गया। फिर बोला, बेगम साहिबा अंदर हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर खूब तेज़ रोशनी थी। बेगम साहिबा उस शख्स के साथ सोफे पर बैठी हुई थी जिसे मैंने हॉस्पिटल में उनके साथ देखा था। वो शख्स मुझे देखकर जल्दी से सोफे पर से खड़ा हो गया। हेलो डॉक्टर कामरान, उसने सरसराती आवाज़ में कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। बोला, मेरा नाम सुहेल अहमद है, डॉक्टर हूँ। आप दिन में जिस हॉस्पिटल में आए थे वो मेरा है। बराह करम तशरीफ़ रखिए। उसने दूसरे सोफे की तरफ इशारा करके कहा। मेरी नज़रें बेगम साहिबा की तरफ उठ गईं। उनका चेहरा पत्थराया हुआ था। आप ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि ऐसा सरमाया है जिस पर आपका वतन जिस कदर नाज करे कम है। बराह करम बैठ जाइए। मुझे अपने पैरों की जान निकलती हुई महसूस हुई। चुनाचे मैं बैठ गया। सुहेल ने फिर से कहा, आपके हिंदुस्तान आने से पहले से मैं आपका फ़ैन हूँ। आप मेरे लिए बहुत अहम हस्ती हैं। ये देखिए, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से निकलने वाले वो अखबारात साथ लाया हूँ जिनमें आपके कारनामे और तस्वीरें छपी हुई हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपसे किस कदर अकीदत रखता हूँ। उसने अखबारात के एक बंडल की तरफ इशारा करके कहा जो सेंट्रल टेबल पर रखा हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि खेल अचानक बिगड़ गया है। अब कोई झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे मैं हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अचानक बेगम साहिबा बोल पड़ी, ये सच है कामरान, तुम डॉक्टर हो? जी बेगम साहिबा, ये सच है। क्या डॉक्टर सुहेल ने आपको तफसील बता दी है? मैंने कहा। नहीं, तफसील नहीं बताई। सुहेल बोला, बस इतना बताया है कि आप एक हैरत अंगेज डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर हसद और साजिशों का शिकार हो गए हैं। हालांकि आपने बेहतरीन हुलिया तब्दील किया है, लेकिन मेरी अकीदत है कि आपका एक एक नक्श मेरे जहन पर मुंजमिद है। मैंने एक निगाह में आपको पहचान लिया।
میں نے اس دوران فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ میں نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے بیگم صاحبہ، آپ کے گھر ان چند دنوں میں میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اگر ڈاکٹر سہیل مجھے نہ پہچانتے تو شاید کچھ وقت اور یہاں گزار لیتا۔ میں کبھی قسم نہیں کھاتا ڈاکٹر کامران، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر کبھی کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں روپوش رہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ڈاکٹر سہیل نے کہا، ہوا کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے تم لوگ؟ بیگم صاحبہ نے کہا، جی اب بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر کامران سامری جادوگر کی طرح مشہور ہیں، ان امراض کے بارے میں جنہیں یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر بھی ڈائیگنوز نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر کامران صاحب نے انہیں ڈائیگنوز کیا، ان کے پیچیدہ ترین آپریشن اور علاج کیے اور دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ پھر یہاں ہندوستان میں میڈیکل کانفرنس میں انہیں مدعو کیا گیا، لیکن سیمینار کے آغاز سے پہلے ہی ایک مشہور مقامی ڈاکٹر خاتون رات ان کے کمرے میں گئیں اور صبح کو مردہ پائی گئیں۔ ان کے قتل کا الزام ان پر لگایا گیا، انہیں گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں سزائے موت دی جانے والی تھی کہ یہ کسی طرح جیل سے فرار ہو گئے۔ جیل کے چند لوگ بھی ان کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ اب پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ بڑی شد و مد کے ساتھ ایک مفرور قاتل کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ بیگم صاحبہ بے اختیار رو پڑیں، پھر گلوگیر لہجے میں بولیں، اب کہاں جاؤ گے؟ میں نہیں جانتا۔ آپ اور ڈاکٹر سہیل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر سارے الزامات غلط ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا تو میری بے گناہی ایک دن ثابت ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر کامران؟ سہیل نے کہا، نہیں، میں اب کسی کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ ہاں، اگر ممکن ہو تو ایک کام کر دیں، بتائیے۔ کراچی میں میرے بھائی بہن اور والدہ وغیرہ ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ میں بے گناہ ہوں۔ ان سے کہیے کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میں بے گناہ ہوں تو میری بے گناہی ثابت کر کے مجھے سرخرو کرے، اور اگر میں نے کوئی گناہنا جرم کیا ہے تو مجھے بدترین سزا ملے۔ ڈاکٹر سہیل نے افسردگی سے سر جھکا دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، ارشاد علی صاحب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ بلا وجہ کچھ جھوٹ بولنے پڑیں گے، سچ بولوں گا تو وہ جانے نہیں دیں گے۔ آپ انہیں بھی حقیقت بتا دیجئے۔ خدا حافظ۔ کہاں جاؤ گے؟ میں چھوڑ دوں؟ ڈاکٹر سہیل نے کہا، شکریہ ڈاکٹر، میں چلا جاؤں گا۔ پھر حویلی سے باہر نکل آیا۔ حویلی سے نکل کر کسی سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ سمت کی ضرورت بھی نہیں تھی، خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں چلا جا رہا تھا، پھر قدم لڑکھڑانے لگے، پیروں میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں رہی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچھ فاصلے پر کتب کی لاٹ نظر آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک پارک تھا۔ مدھم پیلی روشنیوں کے سائے میں بے خانما سوئے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ قدم اس طرف اٹھ گئے، پھر ایک جگہ خالی دیکھ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو سورج خوب چڑھا ہوا تھا۔ میرے اطراف میں بہت سے لوگ کاہلوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ابھی تک لیٹے ہوئے تھے۔ شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ارشاد علی کے ساتھ کھائی ہوئی نہاری یاد آ گئی۔ دل بہت زور سے دھڑکا۔ رات کو جب زیادہ دیر ہو گئی ہوگی تو وہ صورتحال معلوم کرنے آئے ہوں گے۔ تب صورتحال معلوم ہوئی ہوگی تو صف ماتم بچھ گئی ہوگی۔ مجھے ان سب کی محبت کا اندازہ تھا۔ آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گیا۔ بیٹھے رہنا بیکار تھا۔ کھانا تلاش کروں جو سب سے ضروری ہے۔ وہاں سے چل پڑا۔ راستوں کا کوئی علم نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی۔ کہاں جانا تھا؟ کھانے پینے کی کوئی ایسی جگہ مل جائے بس۔ ایک سڑک پر آ گیا، منہ اٹھائے چلتا رہا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، بڑی چھوٹی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اچانک بریکوں کی چڑچڑاہٹ ابھری۔ ایک لمبی سی گاڑی کچھ آگے جا کر رکی۔ یہ ڈبل کیبن گاڑی تھی۔ گاڑی ریورس ہو کر میرے پاس رکی۔ اس سے ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز ابھری، گوتم، گوتم، او مائی گاڈ، گوتم۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی گوتم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے ہی گوتم کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ کوئی غلط فہمی، میں نے دل میں سوچا۔ گاڑی سے ایک بھاری بدن کی عورت نیچے اتری اور بے اختیار گوتم گوتم کہہ کر میری طرف دوڑی۔
पीछे वाले हिस्से से 3 मुलाजम किस्म के आदमी नीचे उतरकर मेरी तरफ लपके। औरत करीब आकर मुझसे लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। गौतम, मेरे लाल, मेरी आंखों के नूर, मर गई थी मैं तो। हाय, तू कहाँ चला गया था? अरे देख क्या रहे हो तुम लोग, मेरा गौतम मिल गया है, ले चलो इसे, ले चलो। 3 में से 2 आदमी मेरे पास आकर मेरे दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिए और मुझे आगे बढ़ाते हुए बोले, चलिए गौतम महाराज, मेरी बात सुनो तुम लोग। मैंने संजीदगी से कहा, हाँ हाँ महाराज, आप गाड़ी में तो बैठें। उनमें से एक ने कहा। उन्होंने जारहाना अंदाज में मेरे बाजू पकड़े हुए थे और मुझे गाड़ी की तरफ घसीट रहे थे, जबकि वो मोटी पुरवकार औरत जो साड़ी बांधे हुए थी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैंने फौरन बदन ढीला छोड़ दिया, उनके साथ ही आगे बढ़कर गाड़ी में जा बैठा। मैं नहीं चाहता था कि लोगों की नज़रों में आऊं और ये खतरनाक होगा। दूसरी बात यह है कि आर्जी तौर पर ही सही, गौतम की हैसियत से कुछ वक्त के लिए यहाँ ठिकाना तो मिल जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उसका सफ़र 1 घंटे के करीब था। वो शायद दिल्ली के नवाही इलाके में सफ़र कर रही थी। कुछ देर के बाद एक वसी और ईज़ दरिया नज़र आया, जिसके पुल पर से गुजरते हुए एक जगह दरियाए जमुना लिखा देखा। फिर एक जगह गाजी आबाद भी लिखा नजर आया। आखिरकार गाड़ी एक इमारत के टूटे गेट से अंदर दाखिल हो गई। मुझे नीचे उतारा गया। खालिस हिंदुआना तर्ज की इमारत थी। दरवाजे के दोनों तरफ भयानक शक्लों वाली मूर्तियां आवेज़ां थीं। वो लोग मुझे उस दरवाजे से गुजार कर अंदर लाए। फिर एक डेवड़ी नुमा जगह से गुजरकर एक कमरे में पहुंचे जहां कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थीं। मेरी भूख नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने कहा, भाई मुझे सख्त भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। उनमें से एक ने दूसरे को इशारा किया और दूसरा दरवाजे से बाहर निकल गया। मोटी औरत हमारे साथ अंदर नहीं आई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि यह कोई गलत फहमी वाली बात नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मोटी औरत ने वहां जिस दीवानगी का इजहार किया था अब उसका कोई वजूद नहीं था। चंद ही मिनट के बाद वो आदमी खाने पीने की कुछ चीजें लेकर अंदर आ गया। मैंने शिकम सेरी की और कुछ सुकून हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों में अंदाजा हो गया कि ये सुकून कुछ ज्यादा ही गहरा था। बस दुनिया निगाहों से ओझल हो गई और जब होश आया तो खुद को एक बड़े हालनुमा कमरे में पाया। कमरे की छत बहुत ऊंची थी, उसकी दीवारों में रोशनियां लगी हुई थीं। कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक दरवाज़ा दूर से नज़र आ रहा था। बिनाई ने कुछ और साथ दिया तो मुझे 7 इंसानी ढांचे नजर आए जो एक दीवार के साथ कतार में खड़े हुए थे। सूखे हुए इंसानी पिंजर मेरे लिए अजनबी नहीं थे, क्योंकि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इन्हें कई बार देख चुका था, लेकिन माहौल ने मुझे खौफजदा कर दिया। उस वक्त तो जान ही निकल गई जब अचानक उनमें से एक ढांचा हंस पड़ा। उसकी हंसी मुज़हिका उड़ाने वाली जैसी थी। मजीद ये कि उसके हंसने के साथ बाकी ढांचे भी हंस पड़े। हाल में खौफनाक कहकहे उबल पड़े। थोड़ी देर तक वो हंसते रहे, फिर एकदम खामोश हो गए। उनकी ये अचानक खामोशी उनकी हंसी से ज्यादा खौफनाक थी। एकदम दिमाग फाड़ देने वाला सन्नाटा छा गया। मैं सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगा। फिर मेरी नजर एक दीवार की जानिब उठी और मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ने लगीं। मैंने दीवार में चंद मुजस्मे देखे जो मुतहर्रक थे। उन मुजस्मों की शक्लें अजीबो गरीब थीं। एक मुजस्मे का सर गाय की तरह था और धड़ इंसानों जैसा। एक का सर इंसान का और बाकी बदन गाय का। दूसरे मुजस्मे भी ऐसे ही बेतुके जिस्मों के मालिक थे। इससे ज्यादा हैरतनाक बात यह थी कि वो दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अभी मैं उनकी तरफ मुतवज्जे था कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई और मुजस्मे साकत हो गए। यूं लगा था जैसे शरारतें करने वाले बच्चे अचानक टीचर की आमद से खौफजदा हो गए हों। मेरी नजरें उस तरफ को उठीं। मेरे इर्द गिर्द की दीवारों से शदीद बदबूदार धुआं खारिज होने लगा। बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि नाक और कानों में शदीद जलन होने लगी। एक बार फिर मुझे अपनी आंखें बंद होती हुई महसूस हुई। फिर वही मनूस अंधेरा और फिर रोशनी। रोशनी होश का ऐलान होती है। ये ऐलान भी एक अजनबी जगह हुआ था। बदन के नीचे नरम गद्दे वाली मसहरी थी। बदन पर नरम कंबल पड़ा हुआ था। मैं उठकर बैठ गया। उसी वक्त सामने वाले दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हो गई। साड़ी में मलबूस थी।
दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और बोली, जय हो महाराज की, स्नान कर लें, वो सामने स्नान घर है। मैंने उसके इशारे की तरफ देखा। गुसल खाना था। सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़े थी। अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ हूँ। उठ गया, गुसल खाने में जाकर गुसल किया। गुसल खाने में दूसरे कपड़े भी टंगे हुए थे, लेकिन अपने ही कपड़े पहने बाहर निकला तो सामने खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी हुई थीं। पकी हुई चीज़ें थीं। अब ये अंदाज़ा हो गया था कि ये नापाक जगह है, यहाँ की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है। चुनाचे मैंने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी और एक तरफ बैठ गया। कुछ लम्हों के बाद दो आदमी अंदर दाखिल हुए। पुजारियों जैसे लिबास पहने हुए थे। भोजन नहीं किया महाराज, एक ने कहा। नहीं, कर लें। नहीं, मैंने कहा। दोनों ने एक दूसरे की सूरत देखी। फिर उनमें से एक ने कहा, आपको हमारे साथ चलना है। चलो, मैंने कहा। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। एक चौड़ी राहदारी से गुजरने के बाद मुझे लिए हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही बड़ा हाल नुमा कमरा है जहाँ पहले मेरी आंख खुली थी। दीवार के साथ सातू ढांचे खड़े हुए थे। दीवार पर वही इंसान नुमा जानवर या जानवर नुमा इंसान नजर आ रहे थे। अलबत्ता इस वक्त यहाँ बेहद तेज़ रोशनी हो रही थी। कुछ नई कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थीं। बैठिए महाराज, मेरे साथ आने वालों में से एक ने कहा और मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। वो लोग पीछे हटकर एक दीवार से जा टिके थे। कुछ लम्हों के बाद दूसरे दरवाजे पर हलचल हुई। फिर खूबसूरत लिबासों में मलबूस लड़कियां अंदर आने लगीं। उनकी तादाद भी साथ थी। एक से एक हसीन थी। झिलमिलाते लिबासों ने उनके हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। दरवाजे से अंदर आकर वो दो हिस्सों में तकसीम हो गईं और गर्दनें झुकाकर खड़ी हो गईं। फिर चार अफराद अंदर दाखिल हुए जो एक ज़रनिगार तख्त कंधों पर उठाए हुए थे। बेहद खूबसूरत तख्त था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। उनकी रंग बिरंगी रोशनियों ने माहौल को हसीन बना दिया था। उस तख्त पर मकरू शख्स भूरिया चरण बैठा हुआ था। बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी बदनुमा आंखें, सूखा बदन, बेहद दुबले पतले हाथ पांव। जैसे ही वो अंदर आया, लड़कियों ने दिल का शवाज में नारा लगाया, जय पद्म शंका, जय शाक्या मणि पद्म शंका। वो नारे लगाती रहीं और चारों आदमियों ने तख्त हाल के बीचों बीच रख दिया। तब उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कैसा है रे तू? ठीक हूँ भूरिया चरण, दिल्ली के मजे लूट दिए? हाँ, तेरी राजधानी में, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। बाग खोए बैठा है पापी, मेरी राजधानी तूने अभी देखी ही कहाँ है। अब तो समय आया है तुझे राजा बनाने का। तुम शंका बन गए हो भूरिया चरण, मैंने कहा। तो और क्या, बस अब तेरी मदद से खंडोला मुक्त हमारी खोपड़ी पर सजने वाला है। वैसे भाई तेरा मौलवी बड़ा वक्त निकला, उसने हमारे शंका बनने के रास्ते रोके थे। वहां रहते तो काम ना बनता, सो हम इधर आ गए। यहां तुम्हारा काम बन गया? हाँ, देखना, सातू खड़े हैं जिन्होंने हमारी शंका शक्ति पूरी की है। उसने 7 ढांचों की तरफ इशारा किया जिन्हें मैं पहले ही देख चुका था। ये सब मुसलमान हैं, मैंने दुख भरे लहजे में कहा। यही तो मजबूरी रही, नहीं तो कब के खंडोले बन चुके होते। मैं खामोश हो गया। मुझे काले जादू के शिकार इन मजलूमों का दुख हुआ था। वो बोला, अब तेरा काम शुरू होता है। प्रेम की बातें कर हमसे। हम सहारनपुर चलेंगे और तू हमें महानपुर पीर फागन के दीवार ले जाएगा। फिर हमें उनके चरणों में पहुंचा देगा और हम खंडोले बन जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है भूरिया चरण? मैं तुम्हारे इस नापाक अमल में तुम्हारा साथ दूंगा। हम उन काबिले एहतराम वलियों और दरवेशों पर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। हम उनके मज़ार पर तुम्हारे नापाक वजूद को नहीं पहुंचाएंगे। मेरे इन अल्फाज पर भूरिया चरण की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गईं। उसने बेचैनी से अपने सूखे सूखे हाथ पांव हिलाए और फिर ठहरी हुई आवाज में बोला, तूने भी वही खेल खेला जो तेरे पिता ने खेला था। सुन, तेरा पूरा परिवार थल पथल हो गया था। सब सुसरे बेरियाबान हो गए थे। तू फिर हमें वही करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तो और अच्छी बात है भूरिया चरण। एक मनहूस जादूगर को मज़ार पर ना पहुंचाने की नेकी का सवाब न सिर्फ मुझे मिलेगा
میری وجہ سے یہ ثواب میرے خاندان والوں کو بھی ملے گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟